क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है? पहला ऑप्शन है अदरक हल्दी, दूसरा ऑप्शन है आलू शकरकंद, तीसरा है गाजर सलगम, चौथा ऑप्शन है सलगम और शकरकंद। तो हमें बताना है कि किस पौधे का हम तने के रूप में खाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जिन पौधों को तने के रूप में खाया जाता है, जिन पौधों का तना खाया जाता है, वो पौधे होते हैं, इनमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और हल्दी। इन पौधों को हम तने के रूप में खाते हैं। और जिन पौधों की हम जड़ खाते हैं वो पौधे होते हैं गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर। और जिन पौधों की हम पत्ते खाते हैं वो पौधे होते हैं पालक, बंद गोभी, सरसों, मेथी। इन पौधों को हम पत्ते के रूप में खाते हैं। मूली के पत्ते, चने के पत्ते, इनको भी हम मूली के पत्ते और चने के पत्ते होते हैं, पत्तों के रूप में खाते हैं, चने के पत्ते। और जिनको हम फूल के रूप में खाते हैं, केला। जिन पौधों के हम बीज खाते हैं वो होते हैं चने, मटर, चावल, गेहूँ। इन पौधों को हम बीज के रूप में खाते हैं। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन पूछा है तने का युग्म कौन सा है इनमें से? जो तने के रूप में खाते हैं हम आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। तो पहला दिया है अदरक और हल्दी, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अदरक हल्दी। दूसरा दिया है आलू शकरकंद, तो शकरकंद की हम जड़ खाते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा दिया है हमें गाजर और सलगम, इसकी भी हम जड़ खाते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, अदरक और हल्दी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी का एक टुकड़ा मेज पर विराम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन से बल उस पर कार्य कर रहे हैं? पहला है केवल गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और स्थैतिक घर्षण, चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और फिसलन घर्षण। तो हम इसका देखेंगे। जब कोई वस्तु मेज पर या गुटका मेज पर विराम अवस्था में रखी होती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल और सामान्य बल और स्थैतिक घर्षण तीनों बल कार्य करते हैं। जब कोई पिंड क्षैतिज अवस्था में विराम अवस्था में रखा रहता है जिसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है और प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण एवं सामान्य बल, तीसरा दिया है गुरुत्वाकर्षण, सामान्य बल और स्थैतिक बल। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण, सामान्य, स्थैतिक तीनों ही बल कार्यरत होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, हमें पहला कथन दिया है कॉपर का तार विद्युत का सुचालक है, ये ऑप्शन पहला सही है। जो कथन दिया है वो कह रहा है कि कॉपर का तार एक विद्युत का सुचालक होता है। कॉपर का तार विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि इसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता कि ऊष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक हों। जैसे कि एग्जाम्पल में हम यहाँ देख सकते हैं, कॉपर का तार विद्युत का सुचालक होता है और क्योंकि इसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है। हमें दूसरा जो कारण दिया है वो कह रहा है कि ऊष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये कारण बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं होता कि ऊष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक हों। जैसे कि
यहाँ देखेंगे जैसे कि अभ्रक ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। तो जो कारण दिया है वो बिल्कुल गलत है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, गलत भी है और सही व्याख्या भी नहीं कर रहा। तो पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो देखेंगे ए और आर दोनों सही है, गलत होगा। ए और आर दोनों सत्य है, ये भी गलत होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, राइट ऑप्शन होगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो पहला है कोक, दूसरा ऑप्शन है कोल tar, तीसरा है कोयला गैस, चौथा है चारकोल। तो कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो कोक होता है। जब कोयले को हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें कोक प्राप्त होता है, और जो कोक प्राप्त होता है वो लगभग कार्बन का शुद्ध रूप होता है। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा कोक। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक कोशिका होती है, एक कोशिका ही हमारे सभी कार्यों को संपन्न करती है। तो ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे यीस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। जिनमें दो कोशिका होती हैं वो द्विकोशीय जीव होते हैं। तो पहला ऑप्शन है यीस्ट, हाइड्रा, अमीबा। तो ये द्विकोशिकीय जीव होते हैं अमीबा, ये ऑप्शन गलत होगा। पैरामीशियम भी नहीं होता, तो इसका थर्ड आंसर सही होगा। चौथा है हाइड्रा, पैरामीशियम ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन इसका थर्ड होगा। एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा की। आरंभ में पथ मापी का जो पाठ्यांक था वो जो ओडोमीटर होता है उसमें देखा 4157 किलोमीटर था, और यात्रा के अंत में 4436 किलोमीटर था। यदि यह यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटे 10 मिनट लगे तो उनकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल हम कैसे निकालते हैं? औसत चाल इक्वल टू हम निकालते हैं कुल दूरी जितनी उन्होंने तय की होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो हम देखते हैं इसे थोड़ा ऊपर लिखेंगे। समय पहले हम देखेंगे तो उन्होंने जो आरंभ में जो पथमापी का जो पाठ्यांक था वो कितना था? R1 मान सकते हैं हम इसे 4157 किलोमीटर, और जो अंत में पथमापी का जो पाठ्यांक था R2 कह सकते हैं हम इसे, वो था 4436 किलोमीटर। अगर हम देखें उन्होंने कुल दूरी कितनी तय की, तो हम जो अंत में जो हमारा पाठमापी, अगर हम देखेंगे कि उन्होंने कुल कितनी दूरी तय की, तो हम दूसरी वाले में से जो अंत में तय की थी वो आरंभ में देखा था उसमें से उसे घटा देंगे। तो यहाँ हम कर देंगे R2 माइनस R1। तो यहाँ हमारी जो कुल दूरी आ गई वो इन्होंने तय की 57, यहाँ से कैरी ले लेंगे, 9 बचे, यहाँ 2 यहाँ से ले लेंगे, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, यहाँ बचे 3 में से बन गया तो यहाँ 2 बचे।
279 किलोमीटर। अब हम देखते हैं समय कितना लगा। तो हम समय देखेंगे t इक्वल टू 5 घंटे 10 मिनट। हम इसे घंटे में चेंज कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। 1 मिनट में 1/60 घंटे हो गए आवर। अगर 10 मिनट में हम 10 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो ये हुए 10/60। यहाँ से हमारा आ गया 1/6। आगे देखेंगे हम, यहाँ ऊपर देखते हैं। ये हमारा हो गया 5 घंटे प्लस 1/6, 6×5 30 और यहाँ आ जाएगा 31/6। अब हम निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी हमारी कितनी है 279 किलोमीटर और जो समय है वो है हमारा 31/6। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 279 इंटू 6/31। 31 से 9 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 54 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पर जल भरा हुआ है और जो नमक होता है वो गैर वाष्पशील पदार्थ होता है। यही लिख देते हैं। देखो, अगर इसमें नमक मिला दिया जाए, अगर इसमें जल में नमक मिला दिया जाए, नमक गैर वाष्पशील विलेय होता है, गैर वाष्पशील विलेय। जब इसे शुद्ध पानी में मिलाया जाता है तो यह पानी के अणुओं के साथ क्रिया करता है और अधिक आकर्षण बल होने के कारण ये पानी के जो अणु हैं उन्हें वाष्पशील होने से रोकता है। रोकने के कारण क्या होता है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और हमारा जो हिम बिंदु है वो घट जाता है। पानी के और नमक के जो अणु होते हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है और ये पानी के जो अणु होते हैं उन्हें वाष्पशील होने से रोकता है। उसके कारण क्या होता है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिम बिंदु घट जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं हम, दोनों बढ़ जाएंगे, ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हिम बिंदु घट जाएगा, तो इसका सेकंड आंसर ही ऑप्शन ही सही होगा। दूसरा है हिम बिंदु बढ़ जाएगा, ये भी नहीं होगा। दोनों घट जाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका होगा सेकंड, क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिम बिंदु घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए सरल लोलक, जैसे हम पेंडुलम भी बोलते हैं, पर कक्षा की योजना बना रही है। उसके पास कुछ सामग्री है, पतली लचीली डोरी, हल्के भार की स्प्रिंग और सूती धागा। उपयुक्त में से सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है। देखो, पेंडुलम बनाने के लिए, उसे लटकाने के लिए एक मजबूत डोरी की जरूरत होती है। तो पतली लचीली डोरी पेंडुलम बनाने के लिए एक मजबूत धागे की जरूरत होती है। तो सबसे मजबूत जो धागा होगा वो सूती धागा होता है पेंडुलम के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सूती धागा। पतली लचीली डोरी ये टूट जाएगी, हल्के भार की स्प्रिंग ये भी सामग्री नहीं है और ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा सूती धागा। तो केवल सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए जीवों को सूची सेकंड में दिए गए श्वसन के अंगों से मिलाइए। हमें यहाँ जीव दिए गए हैं, यहाँ पे उनके श्वसन के अंग दिए हुए हैं। कौन सा जीव कैसे श्वसन करता है हमें उससे मिलाना है। तो देखते हैं हम इधर, यहाँ देखते हैं। मेंढक जो श्वसन करती है वो फेफड़ों द्वारा श्वसन करती है। मेंढक कैसे श्वसन करती है, फेफड़ों द्वारा करती है। जबकि जल में नम त्वचा द्वारा बाह्य श्वसन होता है। इसके टेडपोल में लार्वा में क्लोम द्वारा श्वसन होता है। दूसरा देखेंगे हम, केंचुआ, जो केंचुआ श्वसन करता है। केंचुआ जो होता है वो गीली त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो हम ऑप्शन भी देखते चलते हैं। मेंढक फेफड़ों द्वारा करता है तो ए का फोर्थ, तो ए का यहाँ 3 दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए का यहाँ 3 दिया है, एक का यहाँ सेकंड दिया है, ये भी नहीं होगा। पहला देखेंगे। केंचुआ जो होता है वो गीली त्वचा द्वारा करता है, तो बी का थर्ड होगा, यही आंसर सही होगा।
सी का देखेंगे, तिलचट्टा जो होता है वो तिलचट्टा श्वास नली द्वारा श्वसन करता है, या हम इसे ट्रेकियो होता है, ट्रेकियो द्वारा भी श्वसन करता है। मछली जल में श्वास लेने हेतु क्लोम श्वसन अंगों से कार्य करती है। मछली क्लोम द्वारा श्वास लेती है, तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। फिर से देखेंगे हम, मेंढक जो होती है वो फेफड़ों द्वारा श्वसन करती है, केंचुआ गीली त्वचा द्वारा करता है, तिलचट्टा श्वास नली द्वारा करती है और मछली क्लोम द्वारा सांस लेती है, तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है। बाई क्या हो सकता है? पहला है घटपर्णी, दूसरा है मेपल वृक्ष, चौथा है अमरवेल, तीसरा है अमरपेल कसकुटा, चौथा ऑप्शन है शैवाल। तो जिसके अंदर हरित लवक नहीं होता वो अमरवेल होती है। अमरवेल पादप के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, कसकुटा भी कहते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ये जो होती है पीले पतले दुर्बल तने की एक परजीवी होती है जो अपना भोजन क्या करती है, जीवित पौधों या जंतुओं से प्राप्त करती है। इसके अंदर हरित लवक नहीं होता है, तो ये दूसरों पर निर्भर रहती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अमरवेल। इसके अंदर हरित लवक क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए दूसरों पर भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। दूसरा है ध्वनि का तारतम्य तो उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। कंपन की आवृत्ति निम्न होती है, तारतम्य की उच्च होती है, कंपन की आवृत्ति निम्न नहीं होती। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। तो देखो पहला ऑप्शन जब हम देखेंगे, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। देखो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में नहीं गमन कर सकती है, क्योंकि उसे गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो निर्वात में नहीं गमन कर सकती है, तो इसका फर्स्ट आंसर ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? हमें इसमें ये पूछना है कि बच्चों को समझने के लिए कौन सी उपयोगी रणनीति है। तो हम देखते हैं, पहला है अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। तो देखो बच्चों को समझाने के लिए, हमेशा शिक्षार्थियों को समझाने के लिए हमें मानचित्र दृश्य सामग्रियों का ही उपयोग करना चाहिए, तो पहला आंसर सही है। दूसरा देखते हैं, नियमित गृह कार्य देना। किसी बच्चे को गृह कार्य देके हम उसको समझ नहीं सकते, उसकी कमी को नहीं समझ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, मतलब उसके लिए पेपर का आयोजन करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इससे हम किसी की कमी को नहीं समझ सकते हैं। चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, अवलोकन करके भी हम किसी की संकल्पनात्मक कमी को नहीं समझ सकते हैं। तो अगर बच्चे को चित्र दिखा के, मानचित्र का उपयोग करके हम उसकी कमी को समझ सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट होगा।